आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जाम 2024 मॉडल पेपर विषय राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो ये पहली यूनिट का पेपर है, खंड ए, पूर्णांक 100, समय 1 घंटा। ठीक है, ये शेखावाटी विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बाकी अन्य यूनिवर्सिटी जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस विचारक ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? तो इसका उत्तर है अरस्तु। ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस का है। व्यवहारवाद का जनक किसको माना जाता है? व्यवहारवाद का जनक माना जाता है चार्ल्स मेरियम को। अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1903 के अंदर। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है लॉर्ड ब्राइस। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फर्स्ट सेक्शन के निम्न में परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति नहीं है। इनमें परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति कौन सी नहीं है? तो दार्शनिक पद्धति भी है, ऐतिहासिक पद्धति भी है, तुलनात्मक पद्धति भी है। ये समाज वैज्ञानिक पद्धति जो है ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति है। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति नहीं है। पद्धति बोल दो, चाहे प्रविधि बोल दो, चाहे उपागम बोल दो, सबका एक ही मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बकल का, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे ही। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक है चार्ल्स ई मेरियम। राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है, इनमें से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है? तो सही उत्तर होगा केटलिन। फिर है, राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानने वाले विद्वान कौन से हैं? राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, तो इससे संबंधित हैं डेविड ईस्टन और आमंड। ठीक है, ग्रेवियल आमंड। फिर है, 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पेरिस में, फ्रांस के अंदर। ठीक है, कब हुआ था? 1948 में। और इस सम्मेलन के अंदर ही राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान नाम दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ होता है। ये कथन किस विद्वान का है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये कथन किसका है? गार्नर का है। ठीक है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र, ये किसने कहा है? लिकोक ने कहा है। फिर है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? ये कथन है गिलक्राइस्ट का। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो ये कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये किसने कहा था? टी.एच. ग्रीन। फिर विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान किस विषय का अध्ययन नहीं करता है? इनमें से किस विषय का अध्ययन नहीं करता है? तो राज्य का भी करता है, शासन या सरकार का भी करता है, विधि या कानून का भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान नहीं करता है। फिर रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा प्लेटो। ये पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं। अगला है, यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? यूटोपिया पुस्तक के लेखक है थॉमस मोर, सर थॉमस मोर। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा लोस्की, हेराल्ड लोस्की। फिर है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक है वाल्टर बेज हार्ट। ठीक है, आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता नहीं है। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता आधुनिक राजनीति विज्ञान की नहीं है। तो इसमें वैज्ञानिकता भी है, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन भी है, शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध भी है,
मूल्य सापेक्ष अध्ययन ये विशेषता आधुनिक राजनीति विज्ञान की नहीं बल्कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता इसके स्थान पर क्या आएगी? मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। ठीक है। व्यवहारवाद किस प्रकार की अध्ययन इकाई पर जोर देता है? तो व्यवहारवाद जो है लघु इकाई पर जोर देता है। लघु इकाई छोटे पैमाने पर अध्ययन करता है, फिर उसको बड़े पैमाने पर लागू करता है। किस विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद के अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना जाता है? व्यवहारवाद का गढ़ माना जाता है उसको, तो इसका नाम है शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका। ठीक है। फिर है मूल्य निरपेक्षता का अर्थ है गटर की विजय। मूल्य निरपेक्षता का अर्थ है गटर की विजय। ये किसने कहा था? ये कहा था लियो स्ट्रॉस। ये व्यवहारवाद के आलोचक हैं। ठीक है। फिर है राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम पर सर्वाधिक जोर देने वाले विद्वान हैं। इसका नाम होगा चार्ल्स मेरियम। चाहे आप अंतःशास्त्रीय उपागम बोल दो, चाहे अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। ये राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है और इसके जो है इससे संबंधित विद्वान चार्ल्स मेरियम। फिर है समस्त सांसारिक जीवन का आधार दंड शक्ति है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कौटिल्य का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजनीति से शक्ति अपृथक्करणीय है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि राजनीति से शक्ति को पृथक नहीं किया जा सकता। ये कथन किसका है? ये कथन है बेकन का। ठीक है। फिर है कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लासवेल। कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, ये नाम इंग्लिश में भी आ सकता है। ठीक है। फिर है सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को किन दो भागों में बांटा है? फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। एक है सैद्धांतिक राजनीति और एक है व्यवहारिक राजनीति। फिर है डेविड ईस्टन के अनुसार वेदता का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा वेदता का प्रकार नहीं है? तो डेविड ईस्टन ने वेदता के 3 प्रकार बताए: विचारधारात्मक औचित्य पूर्णता या वेदता, संरचनात्मक औचित्य पूर्णता या वेदता, व्यक्तिक औचित्य पूर्णता या वेदता। तो इसमें संवैधानिक व बुद्धि संगत औचित्य पूर्णता ये डेविड ईस्टन के अनुसार वेदता का प्रकार नहीं है। फिर है औचित्य पूर्णता के संकट से क्या अर्थ है? औचित्य पूर्णता के संकट का मतलब है शासक व शासित वर्ग में मूल्यों एवं विश्वासों के बारे में असहमति व विरोध होना। ठीक है। सरकार और जनता के बीच में अगर दूरी बढ़ जाएगी तो सरकार के लिए वेदता का संकट उत्पन्न हो जाएगा। सत्ता आदेश देने का अधिकार और इसे लागू करने की शक्ति है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो सत्ता की ये जो परिभाषा है ये हेनरी फ्यूल के द्वारा दी गई है। ठीक है। औपचारिक सत्ता सिद्धांत सत्ता का स्रोत मानता है। औपचारिक सत्ता सिद्धांत सत्ता का स्रोत किसको मानता है? कानून अथवा संविधान को। ठीक है। इसके बाद में सहमति सत्ता सिद्धांत सत्ता का स्रोत किसको मानता है? तो ये मानता है अधीनस्थों की सहमति को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता को सत्ता का स्रोत मानता है? इसका उत्तर होगा सक्षमता सिद्धांत। अब मैं आपको बता दूं कि सत्ता के ये 3 सिद्धांत है। औपचारिक सिद्धांत, ठीक है, ये कानून और संविधान को सत्ता का स्रोत मानता है। सहमति सिद्धांत ये अधीनस्थों की सहमति को सत्ता का स्रोत मानता है। सक्षमता सिद्धांत ये व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता को सत्ता का स्रोत मानता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उल्टे या सुल्टे किसी भी प्रकार से एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। फिर है अधीनस्थों की सहमति को ही सत्ता का मूल स्रोत मानने वाले विद्वान हैं। अधीनस्थों की सहमति को सत्ता का मूल स्रोत मानने वाले विद्वान है चेस्टर बर्नार्ड। फिर है मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की सत्ता किससे संबंधित है? मैक्स वेबर के अनुसार जो सत्ता है वो 3 प्रकार की बताइए: परंपरागत सत्ता, करिश्माती सत्ता और वैधानिक सत्ता। ठीक है। अब इसमें नौकरशाही की जो सत्ता है वो किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर आएगा वैधानिक सत्ता से। ठीक है। फिर है सत्ता से संबंधित कौन सी विचारधारा सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानती है? सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानने वाली विचारधारा है सक्षमता विचारधारा। ठीक है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। इनमें से कौन सी विशेषता परंपरागत राजनीति विज्ञान की है?
तो देखो वैज्ञानिकता ये नहीं है, ये आधुनिकी है। तथ्यों पर बल ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है। अनुभववादी प्रकृति पर बल ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है। दार्शनिक स्वरूप ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता है। फिर है परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण इनमें परंपरागत राजनीति विज्ञान का नहीं है? तो इसमें देखिए आप, अमूर्त स्वरूप ये भी है, काल्पनिकता पर बल ये भी है, मानकात्मक ये भी है, व्यवहार परकवादी ये जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं बल्कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। फिर है आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान की धारा को जीवित रखने वाले प्रमुख विचारक हैं। तो इसके अंदर आएगा लियो स्ट्रास और माइकल ऑक्सफोर्ड, याद रखना अच्छी तरह। अगला है परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है। इनमें से कौन सा लक्षण परंपरागत राजनीति विज्ञान का है? तो तथ्यों पर बल ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का है। अंतःनुशासनात्मक अध्ययन ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान का है। शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान का है। मूल्यों पर अधिक जोर ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है। यहाँ पर अगर ऐसे आता ना मूल्य निरपेक्षता या मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, तो ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण हो जाता। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति नहीं है। कौन सी अध्ययन पद्धति इसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान की नहीं है? अध्ययन पद्धति बोल दो, चाहे उपागम बोल दो, चाहे प्रविधि बोल दो, सबका एक ही मतलब है। तो ऐतिहासिक पद्धति भी परंपरागत राजनीति विज्ञान की है और दार्शनिक पद्धति भी परंपरागत राजनीति विज्ञान की है। पर्यवेक्षणात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धति भी परंपरागत राजनीति विज्ञान की है। ये जो आनुभाविक वैज्ञानिक पद्धति है ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की नहीं है बल्कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लोस्की का। अगला है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से, कथन किसका है? ये उत्तर इसका होगा दिमाग। ठीक है। फिर जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं अपितु शीर्षक के लिए खेद होता है। ये कथन किसका है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मेटलैंड। ये हमारे भी जब हम बीए फर्स्ट ईयर में थे उस टाइम पर हमारे भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अगला है, निम्न में से आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति नहीं है। कौन सी अध्ययन पद्धति आधुनिक राजनीति विज्ञान की नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें देखो समाज वैज्ञानिक पद्धति ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान की है। मनोवैज्ञानिक उपागम ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान की है। अंतःनुशासनात्मक ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान की है। विधिक उपागम या विधिक पद्धति या कानूनी पद्धति ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की है, आधुनिक राजनीति विज्ञान की नहीं है। फिर है सत्ता की विशेषता नहीं है। सत्ता की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? पहले देखो, यह एक प्रबंधकीय अधिकार है, ये सही है, विशेषता है। इसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है, ये भी सही है। इसका यह अधीनस्थों को कार्य सौंपने का अधिकार है, ये भी विशेषता है। इसका प्रत्यायोजन नीचे से होता है, ये गलत है। सत्ता की विशेषता ये नहीं है, इसका प्रत्यायोजन नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से होता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। तो पहला कथन है, शक्ति एवं सत्ता व्यक्ति की भिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित है, ये सही है। शक्ति भौतिक तत्व है, सत्ता वैधानिक तत्व है, ये भी सही है। शक्ति मूल्य निरपेक्ष है, सत्ता मूल्य सापेक्ष है। फिर इसके बाद में है, शक्ति का प्रत्यायोजन संभव है, सत्ता का प्रत्यायोजन संभव नहीं है, ये इसमें क्या है? गलत है। शक्ति का प्रत्यायोजन संभव नहीं है, सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है, ऐसा इसमें आना चाहिए था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, आपको ये बताना है। पहला कथन है, इतिहास वर्णनात्मक है और राजनीति विज्ञान विश्लेषणात्मक है, तो ये सही है। इतिहास का क्षेत्र संकुचित है और राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अधिक व्यापक है, ये गलत है, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र व्यापक है, राजनीति का अपेक्षाकृत संकुचित है, ऐसा इसमें आना चाहिए था। तीसरा है, इतिहास का संबंध तथ्यों से है, राजनीति विज्ञान का संबंध आदर्शों से, ये भी सही है। राजनीतिक घटनाएं इतिहास को तत्व एवं सामग्री प्रदान करती हैं, ये भी सही है। तो इसमें सेकंड नंबर का है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है? व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान का आधुनिकीकरण किया है, ये सही है। व्यवहारवाद का पतन हो रहा है, ये भी सही है। व्यवहारवाद का स्थान उत्तर व्यवहारवाद ने ले लिया है, ये भी सही है। तो इसका मतलब सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया है 51 का। वैसे 50 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन ये मैंने वैसे ही बना दिया, 51 शुभ रहता है उस आधार पर। औचित्य पूर्णता के लिए संकट कब उत्पन्न होता है? ठीक है, तो इसमें देखो, नए विचारों मूल्यों में विश्वासों वाले संगठित समूह का उदय होना, इससे भी औचित्य पूर्णता के लिए संकट उत्पन्न होता है। परंपरावादी समूह द्वारा नई स्थापित राज व्यवस्था को चुनौती देना, इससे भी संकट उत्पन्न होता है। राज व्यवस्था की प्रभावशीलता में लगातार कमी आना, इससे भी औचित्य पूर्णता के लिए संकट उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, ये इसका सही उत्तर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ में, और जो छात्र हैं वो अपनी सहेलियों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र और छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड, चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे अन्य एग्जाम से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, जो भी अपडेट होती है मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूँ। ये मेरा परिचय है। ठीक है, तो इस महाविद्यालय की जो भी छात्राएं या मेरे पास पढ़ी हुई जो भी छात्राएं जो है वीडियो देख रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।